Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the first chapter of class 11 and it is totally based on NCERT. The first chapter is the living world. So let's begin this chapter now. The living world, right? How can you know which one is living? आप कैसे समझेंगे living कौन है? A dictionary will define life to the property that separate living being from non-living object. But how can you understand which one is living and which one is non-living? Let's begin with the question. एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. समझने की कोशिश करेंगे what is life? Life है क्या? किसको कहते हैं life? Life is a unique complex organization of molecules expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. Again, read the line. Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. मीन्स लाइफ का मतलब वो है कि लाइफ में अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन. दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन लाइफ, इन अ लिविंग. सो लिविंग के ये फीचर्स होते हैं जिनमें ये फीचर्स आएंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन का उसे आप लिविंग कह सकते हैं, राइट? इन अनदर वर्ड, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली. यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हुआ जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी बना सके, दैट इज लिविंग. Evolving means they can evolve from simplest to complex. They can organize their own body. Self-regulating होना चाहिए. They can respond to the external stimuli. So these should be the feature in a living organism, right? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कम से कम ये प्रॉपर्टीज तो आपको समझना चाहिए. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, cellular organization and consciousness. Let's begin with the first one, growth. ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ मैच्योर नहीं हो जाता. वो धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बढ़ता है. तो एक्चुअली दिस इज ग्रोथ. इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय डिवीजन. सिंगल सेल होगा. देखिए, लाइफ अगर ह्यूमन का देखें तो लाइफ बिगिन फ्रॉम जाइगोट और सिंगल सेल होता है. ग्रेजुअली उस सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द ग्रोथ. सो इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स. सेल्स का संख्या भी बढ़ना, सेल का मास भी बढ़ना. संख्या कैसे बढ़ेगा? बाय सेल डिवीजन. मास कैसे बढ़ेगा? by the synthesis of new material inside. So increase in number and mass of cells by cell division is the feature of growth, right? अगर आप प्लांट्स में देखें, प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में यू विल फाइंड डिफरेंट. क्या डिफरेंस होता है इन प्लांट्स? ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. प्लांट को अगर आप देखिएगा, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ चलता रहता है. इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. पूरे जीवन भर उसका ग्रोथ चलता रहेगा जब तक वो जिएगा, राइट? एनिमल्स में अगर आप देखें तो ऐसे चिक्स को देखो, छोटा चिक है, बाद में ये पूरा का पूरा हेन हो गया. इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज. इसके बाद वो नहीं बढ़ेगा. जैसे अगर अपने मम्मी डैडी को देखो तो अगर आप उनको देख सकते हो तो देखो कि अब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं. एक सर्टेन एज के बाद उनकी लंबाई बढ़ गया. हाँ, वजन गेन कर सकते हैं ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन और वजन लूज कर सकते हैं ड्यू टू इल न्यूट्रिशन. वो रीजन अलग है. दैट इज नॉट ग्रोथ.
ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगा, ठीक है। अब इस एज में क्या होगा, एनिमल्स में सेल डिवीजन होगा, सो दैट जो सेल्स टूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, जो लॉस्ट हो चुके हैं, उनको रिपेयरिंग किया जा सके। इन एनिमल्स growth is only up to a certain age. However, cell division occurs to replace lost cell. So this is the major difference between growth in plant as well as growth in animals. तो आप देखोगे ये चीज होता है दोनों में अंतर, राइट। अब इस लाइन को समझना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। ग्रोथ बेसिकली क्या है, शरीर का मास बढ़ गया, साइज बढ़ गया, दिस इज ग्रोथ। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। देखिए, हाँ, ये बात समझना होगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। कैसे, मान लो कि एक पहाड़ है, अब ऊपर से नए नए मटेरियल अकुमुलेट होते अगर चले जाएं इस पे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा। तो सरफेस एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल जब हो रहा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का, तो भी ग्रो करेगा, बट दैट इज नॉट द फीचर ऑफ लिविंग वन। क्योंकि अगर लिविंग में देखेंगे तो ग्रोथ में जो मटेरियल सिंथेसिस होता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। लेकिन अब इसमें तो बात आ रहा है कि ठीक है, अगर आप ग्रोथ कह रहे हैं कि इंक्रीज इन साइज है, इंक्रीज इन मास है, तो उस हिसाब से तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहे हैं, सरफेस अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अंतर है, देखिए अंतर है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर द सरफेस, बट अगर लिविंग में देखेंगे तो ग्रोथ जो हो रहा है दैट इज ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म, मींस एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म का रिजल्टेंट है। बट स्ट्रिक्टली अगर देखें, साइज तो बढ़ ही रहा है, मास बढ़ ही रहा है, वो नॉन लिविंग का बढ़ता, मेथड चाहे जो अलग हो। इसीलिए ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, राइट। अब देखो, सेकेंड थिंग इज द रिप्रोडक्शन। अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब कहता है नया बेबी, नया बच्चा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया हो, दैट इज अनदर केस। सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। आपको पता है लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसे ये मान लो कि चिक है, अभी ये धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, बड़ा होगा और ये भी अंडे देंगे। अब अंडे अगर आएगा इसका तो फिर इससे बच्चे आएंगे। इट मींस लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यंग वन ग्रो एंड बिकम मैच्योर, दे डेवलप द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन टाइप, दिस इज रिप्रोडक्शन। अब मेथड्स उसके अलग अलग हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म को देखो तो एसेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, फिजन के जरिए, बडिंग के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए। आपने पढ़ा हुआ है, दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनाते हैं, गैमेट के बाद फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। आपको पता है ये चीजें। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली टू इंक्रीज देयर नंबर, राइट। अच्छा, अब यहां भी एक बात समझने वाली चीज है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। देखिए, अमीबा को अगर आप देखेंगे, न्यूली फॉर्म्ड अमीबा, अगर वो धीरे धीरे बड़ा होगा दैट इज ग्रोथ, और जैसे ही बड़ा होगा इट गोज अंडर डिवीजन, और डिवीजन करके वो नया 2 सेल बना लेगा। सो इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। जैसे ही बड़ा होगा इट गोज अंडर सेल डिवीजन एंड दे विल प्रोड्यूस 2 और मोर डॉटर सेल। तो इसमें यही होता है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है, क्योंकि वो जब बड़ा होगा सेल डिवीजन करेगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो
इसको सिमिलर ही मान के चल सकते हैं। अब बात करें इस म्यूल की, देखिए अब इस बात को समझना है कि वेदर रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉट। जैसे ग्रोथ को कह दिया कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, तो क्या हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं? क्वेश्चन इज दिस, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे आप इसको देखो, वर्कर हनी बी है, ठीक है, ये फीमेल होती है स्टेराइल, ये म्यूल है, लेकिन इन दोनों में ब्रीडिंग कैपेसिटी नहीं है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी नहीं है, कई ऐसे अपने आसपास भी देखोगे मिल ही जाते हैं ऐसे कपल, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन बहुत प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या वो लिविंग नहीं है? दे आर लिविंग। सो मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। सो आप रिप्रोडक्शन इज को आप नहीं मान सकते इट इज परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मान नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जिंदा है वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। जीने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं होता, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि आगे आपका जनरेशन चलता रहे। इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर जनरेशन, रिप्रोडक्शन नहीं भी कर सकते, सो जीने में कोई फर्क नहीं आता। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। अब मेटाबॉलिज्म को समझिए, मेटाबॉलिज्म, हाँ ये बहुत जरूरी चीज है समझना। ये आपको सेल को दिखा रहा है, आप देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। देखिए लिविंग सिस्टम के अंदर, बात को समझिए, लिविंग सिस्टम के अंदर कई तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। कलेक्टिवली दिस ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसलिए डिफिनीशन में आ रहा है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। हाँ, और इसको आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म जैसी चीजें नहीं होती। मेटाबॉलिज्म आपको नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। नॉन लिविंग के बॉडी के अंदर किसी भी तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन लगातार नहीं चलता रहता है। सो इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म में देखें तो इट इज हैविंग टू पार्ट, कैटाबॉलिज्म इज देयर एंड एनाबॉलिज्म इज देयर। कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे, दोनों में फर्क क्या है? इन कैटाबॉलिक पाथवे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, सॉरी, इन कैटाबॉलिक पाथवे there is breakdown of certain substances कैटाबॉलिक पाथवे में। एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं, राइट। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? चीजें टूटेंगी। जैसे आप रेस्पिरेशन में देखे हो, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल, और फिर उससे आपको एनर्जी मिलता है। सो कैटाबॉलिक को आप डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चीजें टूटती हैं। अगर आप एनाबॉलिज्म देखें तो सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस करने का मतलब है सब्सटेंस जो है ये बनेगा। जैसे शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, दिस इज एनाबॉलिक। शरीर के अंदर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। तो ये सभी एनाबॉलिक प्रोसेस हैं, और मान के चलिए कि ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होना है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होगा। इट अकर्स ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन। सो इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। मान के चलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन को बॉडी से बाहर आप लैब के अंदर दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। देखिए आप मान को ऐसे समझिए, इन विट्रो आप इन लेबोरेटरी आप रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो पूरा लिविंग की चीज हो गई, वो एक लिविंग रिएक्शन है। उसी तरह का रिएक्शन बॉडी के अंदर होता है, राइट।
So metabolic reaction can be demonstrated outside the body in cell-free system. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but are living reaction. अब देखेंगे जरा नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल के बने होते हैं, आइदर सिंगल सेल के या मल्टीपल सेल के. आपने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिज्म में बी इफ देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल में अगर बॉडी बना हुआ है दिस इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. अगर मल्टीपल बना हुआ है, सेवरल सेल्स का बना है, तो इसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, आपको पता है. सो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखोगे तो सेल जैसी चीजें नहीं होती. तो सेल का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो मान के चलना है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. It is the defining feature of living organism, right? अब कंससनेस है. देखिए हम लोग अपने आसपास के चीजों को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू रिएक्ट कर सकते हैं. दिस इज कंससनेस. कंससनेस मीन्स इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. कंससनेस आप इसको इरिटेबिलिटी भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है. एक्चुअली कंससनेस इज द अवेयरनेस ऑफ वंस एनवायरमेंट, राइट? और उसके अकॉर्डिंग टू आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो. दिस इज कंससनेस. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर. बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति हमारा रिएक्शन आता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंससनेस, राइट? देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म, यू कैन सी दिस, सी इन द डायग्राम. थोड़े कुछ एनिमेटेड पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है? वो प्लांट का है. आप देखो एक फ्रॉग जैसे ही वो लीफ पे गया, उसने लीफ में क्या हुआ, सेंसेशन हुआ, रिएक्शन आया और मेढक उसके अंदर बंद हो गया. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग. सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है? आप इस मिमोसा प्यूडिका में भी आप देख सकते हैं, ये मिमोसा प्यूडिका है. जब इसे छुआ जा रहा है, देन सी हाउ लिप्स आर ड्रूपिंग डाउन. तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ दिस प्लांट. आप इसमें देखोगे, वेनस फ्लाईट्रैप है ये, इसमें देखोगे तो इसमें भी वही चीज हो रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. दिस इज कॉल्ड consciousness. So all organisms are aware of their surrounding, so it is the defining property of living organism. And human is the only organism having self consciousness. आप समझिए इस लाइन को. Now moving to the next one, diversity in the living. Diversity in the living world. अर्थ पे बात करें कि अर्थ हैज 1.7 to 1.8 million known organism approx, right? And the different life form present on our earth, right? The different life forms present on our earth constitute our biodiversity. So the number and types of organism present on earth refer to biodiversity. आपको पता है ना, each organism represent a distinct species and all the species differ from each other. आप देखोगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज है और वो एक जैसे नहीं है. दे वेरी, वो वेरी करता है, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. Variability present among organism, their individual communities and ecosystem is called biodiversity. आप ऐसे मानिए कि variability present among organism, their individuals, communities and ecosystem is called biodiversity. और आपको मालूम होना चाहिए कि biodiversity is not
फिक्स्ड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जहां तक पता है वी हैव एक्सप्लोर्ड नंबर ऑफ स्पेसीज डिस्क्राइब्ड 1.7 to 1.8 मिलियन। इसका मतलब ये नहीं है कि बस इतना ही है, ये भी संभव है न्यू ऑर्गेनिजम्स मिल जाए आगे। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग कंटिन्यूअसली डिस्कवर्ड, लगातार नए ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो ये संख्या वेरी करेगा, इट इज नॉट फिक्स्ड, राइट। तो ये चेंज करता रहता है। एंड सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी स्टडीड विदाउट डिस्टिंक्ट नेम क्लासिफिकेशन के बगैर उसको पढ़ना संभव नहीं है। सो बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच बनाया गया दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में या सिस्टमेटिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड nomenclature of organism. Taxonomy is the branch of life science which deals with the identification, mind it, classification and nomenclature of organism. तो हम लोगों ने ग्रुप ही बना लिया बायो के अंदर टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, कैसे आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, नोमेनक्लेचर के क्या मेथड है। नोमेनक्लेचर भी जरूरी है क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। सिमिलर ऑर्गेनिज्म मे बी नेम्ड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम का भी कंसेप्ट है इसमें। सो इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा मीन्स होता ही है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, माइंडेड। अगर पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक की बात करेंगे तो ये कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो सिस्टमेटिक्स कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन आप समझते हैं कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था उसमें डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, नाउ प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है ना, उसको कंसीडर करता हुआ स्टडी करता है ये। दिस इज सिस्टमेटिक, राइट। एंड दिस इज द सिस्टेमा नेचुरी इज द बुक रिटन बाय द लिनियस। लिनियस ने किताब लिखा सिस्टेमा नेचुरी। अब आप समझिए व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या बेसिक चीजें यूज करते हैं टैक्सोनॉमी करने के लिए। तो देखिए टैक्सोनॉमी के लिए जो बेसिक प्रोसेस है वो है 4। सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैरेक्टराइजेशन करेंगे तब आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। आइडेंटिफाई अगर प्रॉपरली हो जाए तो आप उसको पर्टिकुलर किसी क्लास में रख सकिएगा, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सकेंगे। सो इन द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी वी हैव टू फॉलो दीज 4: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन का। कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में होगा क्या कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो कैरेक्टराइजेशन में करेंगे क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आप बाहर से भी इसका कैरेक्टर स्टडी करें, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, सेल का भी स्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखें, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी पढ़ें और इन सभी को कैरेक्टराइज करें। दिस इज द कैरेक्टराइजेशन। आप उसके कैरेक्टर्स को समझना है, उसके मॉर्फोलॉजी को समझना है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, उसके सेल को देखना है, सेल कैसा है, सेल के अंदर कुछ अलग तो नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट प्रोसेस को देखना है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देख रहा। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाइंड आउट करना ही तो कैरेक्टराइजेशन है।
आप कैरेक्टराइजेशन में क्या कर रहे हो, यू आर एक्चुअली टेकिंग आउट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। कैसे ये कैरेक्टर आएगा, जब आप ऑब्जर्व करोगे, ऑर्गेनिज्म को देखोगे। जैसे मान लो कि आपने हाथ में एक पौधा लिया है, अब वो पौधे में आप देखोगे ना भाई कि इसमें कितने पार्ट हैं, रूट है कि नहीं है तो वो कैसा है, स्टेम है तो है कि नहीं है, किस तरह का स्टेम है, स्टेम पे हेयर मिल रहा है कि नहीं, लीफ कैसे है, फ्लावर आ रहा है कि नहीं, फ्रूट्स आ रहा है कि नहीं, सो मेनी फीचर्स, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, बहुत सारी चीजें, एक्वाटिक है, डेजर्ट प्लांट है, मेसोफिटिक है। तो इन चीजों को कंसिडर किया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। समझ में आया? राइट। सेकेंड वन इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। आप ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे, तो करेक्टली डिस्क्राइब तब होगा जब आपने बहुत अच्छे से कैरेक्टराइजेशन किया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन। तो आपको करना होगा, जब आप कर लोगे देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई द organism. So identification is the process, or identification is the correct description of the organism so that the naming is possible. अब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रोकैरियोट है, ये प्लांटी है, ये एनिमेलिया है, ये फंगस है, ये मोनेरा है, ये प्रोटिस्टा है, तो एक बार पहचान कर लिया, देन यू कैन ग्रुप दोज ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. So classification is the grouping of organism into convenient category. Classification में हम लोग करते क्या हैं, ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसके कन्वीनियंट कैटेगरी के अनुसार प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रोकैरियोटिक है तो उसको यूकैरियोटिक वाले ग्रुप में रख देना। वैसा क्यों करेंगे, जब उसके लिए अलग ग्रुप है, सेपरेट ग्रुप है, तो उसमें रखेंगे। तो पहले कैरेक्टराइजेशन कर लिया, उससे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, अब ऑर्गेनिज्म को आप कहां रख रहे हैं, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। आप उसको वहां कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। सो इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के आधार पे आप उसको रखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर। आपने जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो उसका एक नाम आप दोगे ना, एक स्टैंडर्ड नेम दोगे जिस नाम से पूरी दुनिया उसको जानेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मैंगो है, ये कह रहा है कि आई एम मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द नेम, इसको नोमेनक्लेट किया गया है, इसका नोमेनक्लेचर है, नामकरण किया गया है ना, इसका नॉमिनेशन किया गया, सॉरी नोमेनक्लेचर किया गया है। ये एपिस इंडिका है, मधुमक्खी, ये इसका नाम है। सो इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which you can know by the name only. आपको कह दिया जाए कि मैंगीफेरा इंडिका, तो दिमाग में एक बार आ जाएगा कि हाँ ये आम के बारे में कह रहा है। सो इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन of the name of organism such that an organism is known by the same name all over the world. पूरी दुनिया में उसी नाम से जाने। आप इंडिया में भी एपिस इंडिका बोलते हो तो यूरोप में भी उसको एपिस इंडिका ही बोलेगा कि इस वैरायटी का ये मधुमक्खी मिली तो, राइट। दिस इज नोमेनक्लेचर। अब देखिए नोमेनक्लेचर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे। देखिए नोमेनक्लेचर आप ऐसे समझो कि नोमेनक्लेचर में आप समझने की कोशिश करो, मैं जो चीजें बता रहा हूं। नोमेनक्लेचर इज मेकिंग एंड गिविंग प्रॉपर स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग नेम टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म को उसका एक पर्टिकुलर नाम देना जो अन्य किसी ऑर्गेनिज्म का ना हो। दिस इज द मोटिव ऑफ नोमेनक्लेचर। अब देखिए नोमेनक्लेचर दो तरीके का होता है, वन इज द कॉमन नेम एंड अदर इज द साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम वेरिएबल होगा,
अब जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग को तो उतना ज्यादा लैंग्वेज याद नहीं रहा, अंग्रेजी के वर्ड्स जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत के वर्ड्स आपको पता है, तो एक ही नाम को तीन भाषा में तीन तरीके से बोल रहे हैं। अब डॉग और कुत्ता, डॉग अंग्रेजी में, कुत्ता हिंदी में बोलते हैं। जिसको हिंदी अंग्रेजी का कुछ भी ज्ञान नहीं है वो डॉग और कुत्ता में डिफरेंस नहीं समझ पाएगा या सिमिलरिटी नहीं समझ पाएगा। तो ये कॉमन ऐसा कुछ होना चाहिए था। कॉमन नेम इज वेरिएबल, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में भाषाएं बदलती है, ऑर्गेनिज्म बदल जाता है। कोराइंडर हम लोग जिसको धनिया कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कोराइंडर है, यूएसए में उसको किसी और नाम से जानते हैं, वहां कोराइंडर नहीं चलता। सर्च, यू कैन सर्च ऑन द नेट, वहां कोराइंडर वर्ड नहीं है, दैट इज नोन बाय द डिफरेंट नेम। तो ये आता है कॉमन नेम, ठीक है, जो वेरिएबल है। और साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल नेम। साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल नेम। समझ में आया? और इसी यूनिवर्सलिटी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम आया, दैट इज प्रपोज्ड बाय द लीनियर्स, द सिस्टम ऑफ नेमिंग with two components. The system of naming with two components is called binomial nomenclature. ये लीनियर्स ने प्रपोज किया। इनका कहना था साइंटिफिक नोमेनक्लेचर अगर आप ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, so the name of organism should have two part. That's why it is known as binomial. दो पार्ट में नाम होना चाहिए। एक पार्ट होना चाहिए जो हम लोग जीनस का नाम बोलते हैं, सेकेंड स्पीसीज का नाम बोलते हैं, वो दो होना चाहिए। अच्छा, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर मान लिया जाए आप किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, सो प्लांट का नोमेनक्लेचर मींस बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सो बोटेनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल्स इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। अब ये क्या है? ये गाइडलाइन है। दिस इज द गाइडलाइन कि हाउ यू कैन गिव अ नेम टू ए प्लांट। तो इसका एक गाइडलाइन है। तो बोटेनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम तो दोनों है, जूलॉजिकल और बोटेनिकल दोनों। अगर इसको देखें बोटेनिकल प्लांट नेम को, तो दिस शुड बी बेस्ड ऑन द रूल्स इन ICBN, उसके आधार पे करना है। एनिमल का जब करना है तो ICZN के बेसिस पे करना है। यानी जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करेंगे। अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो समझना है। आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक इट वाज इन क्लास 9th ऑल्सो। उसमें थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं कि यूनिवर्सल रूल क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, सो नाम दो पार्ट में होगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंगीफेरा इंडिका, द नेम इज इन टू पार्ट। एक पार्ट है मैंगीफेरा, सेकेंड पार्ट इज द इंडिका। साइंटिफिक नेम्स जो भी आप लिखो, साइंटिफिक नेम, दैट शुड बी इन लैटिन। पहला चीज तो भाषा का है, कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। नाम जब भी होगा लैटिन में होगा। और अगर किसी अन्य भाषा से आपने नाम लिया है, इफ यू हैव टेकन द नेम फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज, इट शुड बी लैटिनाइज्ड। उसको लैटिनाइज्ड कर लेना है। हिंदी में ले रहे हैं तो लैटिनाइज्ड करो, अंग्रेजी में भी ले रहे हैं तो लैटिनाइज्ड करो, यानी हर हाल में लैटिन में ही रखना है, राइट। अच्छा, जब आप इसको लिखेंगे जैसे कंप्यूटर से लिखा हुआ है, तो देखिए सारे लेटर एक तरफ झुके हुए हैं। यू कैन सी दिस इज इटैलिक। तो जब भी साइंटिफिक नेम अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन यहां आप देखो नाम के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब आप हाथ से लिखते हैं, व्हेन इट इज हैंड रिटन, दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। फर्स्ट पार्ट को अलग से अंडरलाइन करिए, सेकेंड पार्ट को अलग से अंडरलाइन करिए, ठीक है। तो ये पहला चीज आपको दिमाग में रखना है कि साइंटिफिक नेम लैटिन में होना चाहिए। इफ इट इज टेकन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज, इट शुड बी लैटिनाइज्ड, ठीक है। प्रिंट कैसे करना है? इटैलिक में। हैंड रिटन में जब लिखेंगे तो आपको दोनों हिस्से को,
यानी ये जीनस वाला नाम और स्पीसीज वाला नाम, वो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। फर्स्ट पार्ट जो होता है, सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम। फर्स्ट वर्ड इज जीनस वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो है वो जेनरिक नेम है, जीनस का नेम है। सेकेंड वर्ड जो आप देख रहे हो, इट इज स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक इपिथेट। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। उसके बाद देखो यहां जीनस में और स्पीसीज में कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं मिलता। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अब इस नाम को देने वाला वैज्ञानिक कौन है? कौन है वो आदमी, कौन है वो साइंटिस्ट जिसने इसका नाम दिया? तो जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी वैज्ञानिक ने ये नोमेनक्लेचर किया है, दैट इज द ऑथर, वो ऑथर है। और ऑथर नेम जो है आप एब्रिविएटेड फॉर्म में और स्पेसिस के बाद लिखो, जैसे LINN, लिन, लिन फॉर लीनियस। तो इनका नाम जो है, स्पेसिस के नाम लीनियस का एब्रिविएशन फॉर्म में दिया जाता है। तो ऑथर नेम इन एब्रिविएटेड फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में देना है, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1। ये पार्ट 1 खत्म हो गया। अगले क्लास में, अगले दिन देखेंगे पार्ट 2, और उस पार्ट 2 में हम लोग इसके बाद के चैप्टर को पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।